सो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गीत लर्निंग पॉइंट पर। तो बच्चों, कैसे हो आप सब और कैसे आपकी पढ़ाई चल रही है? तो एग्ज़ाम भी आई थिंक आ ही जाएगा, अभी 6-7 महीने के बाद तो हो ही जाएगा शायद। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करो। तो हम करे थे फिजिक्स स्टार्ट की थी हमने, फिजिक्स के हमने 4 चैप्टर कर लिए थे, 5वां चैप्टर स्टार्ट किया था। सो चैप्टर कौन सा था? लॉज ऑफ मोशन। तो ये हमने स्टार्ट किया था और मैंने आपको इसके बता दिया था कि मोशन क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है, और उसके कुछ मैंने आपको एग्जांपल बता दिए थे। तो इसके कुछ और एग्जांपल भी होंगे बुक में, तो उनको भी आप लिख लेना यहाँ पे, ठीक है? साइड में अपने नोट्स में ऐड कर लेना उनको, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ जाता है, आपको पूछा जा सकता है कि ऐसा ऐसा है, ठीक है? तो ये कौन सा लॉ है या किसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है? तो मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगी इसके, जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगी कैसा क्वेश्चन आएगा। और हमने फिर न्यूटन्स का पहला लॉ पढ़ लिया था हमने, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। सो अभी पढ़ते हैं आगे। तो अभी हम पढ़ रहे हैं सेकंड लॉ, ठीक है? न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है? तो न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे। पहला लॉ क्या बोलता था कि जब हम किसी बॉडी को एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, मतलब बाहर से कोई आप धक्का या खींचेंगे नहीं, मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में ना, तो वो तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक आप उसको धक्का ना मार दें। जैसे ये पेन है, ये ऐसे ही रहेगा रेस्ट में, ठीक है? जब तक मैं इसको उठा नहीं लूँ या ऐसे इसको धक्का नहीं मार लूँ, या पुश, ये हुआ पुश, ठीक है? धक्का मारना और अपनी तरफ खींचना पुल। तो जब तक ये नहीं कर दूँ मैं, तब तक ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं, ठीक है? और कोई कार है, कोई गाड़ी है, अगर वो मोशन में है तो तब तक मोशन में रहेगी जब तक उसको आप ब्रेक नहीं लगा देते हैं, ठीक है? तो अभी सेकंड लॉ क्या बोलता है? सेकंड लॉ बोलता है क्या होगा अगर आपकी नेट फोर्स 0 नहीं होती, ठीक है? अगर हमारी जैसे कोई बॉडी है, जा रही है, मैंने उस पर फोर्स लगा दी, मतलब फोर्स 0 नहीं है, तो कितनी फोर्स होगी वो, ठीक है? तो इसको समझने के लिए पहले आपको जानना पड़ेगा मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम क्या होता है? तो मोमेंटम को हम पी से डोनेट करते हैं इस तरह से, ठीक है? पी से। तो ये क्या होता है? जैसे कोई भी बॉडी मोशन में है, ठीक है? तो कोई भी बॉडी मोशन में कैसे होगी? सबसे पहले तो आपको बॉडी चाहिए, बॉडी मतलब मास चाहिए, ठीक है? जैसे ये पेन है, अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता, ठीक है, तो मैं कैसे बोलूँ कि कोई बॉडी मोशन में है? सबसे पहले तो उसका मास होना चाहिए, ठीक है? मास होना चाहिए। और उसका मोशन में कैसे होगा? जब उसकी वेलोसिटी होगी, ठीक है? वेलोसिटी होगी, जब ये चल रहा होगा पेन, तभी तो मैं बोलूँगी कि ये मोशन में है, इसका कुछ मास है और इसकी कुछ वेलोसिटी है। तो जब उन दोनों को हम साथ में ले लेते हैं, उनका प्रोडक्ट ले लेते हैं, मास और वेलोसिटी का, किसी बॉडी का, ठीक है? जैसे कि कोई बॉडी है, ये चल रही है, तो इसका कुछ मास होगा और इसके चलने का पता किससे चलेगा? इसकी कुछ क्या होगी? वेलोसिटी। अब इन दोनों को हमने साथ में कर दिया, ठीक है? इनका प्रोडक्ट ले लिया, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो उसी को हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम, ठीक है? तो मोमेंटम आपका क्या शो कर रहा है? आपका बॉडी का क्या शो कर रहा है? एक तरह से मोशन ही शो कर रहा है, ठीक है? कि बॉडी चल रही है। तो मोमेंटम आपका क्या शो करता है? बॉडी का मोशन शो करता है और इसको पी से डोनेट करते हैं, और किसके बराबर होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो आपको देखो पता है वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी आपकी 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड के ऊपर भी और डायरेक्शन के ऊपर भी। तो ये कैसी क्वांटिटी थी? वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब आप किसी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी क्या बनता है? आपका वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है? तो इसका मतलब आपका मोमेंटम क्या हो गया? वेक्टर, ठीक है? वेक्टर क्वांटिटी हो गई। यानी कि मोमेंटम भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वैल्यू के ऊपर भी और डायरेक्शन के ऊपर भी। समझ आया? तब इसकी देख लेते हैं यूनिट क्या होती है मोमेंटम की। तो यूनिट कैसे बनती है? यहीं से बनेगी, इस फॉर्मूले से। मास की क्या होती है? ऐसा यूनिट किलोग्राम। और वेलोसिटी की क्या होती है? वेलोसिटी क्या होता है आपका? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है आपकी? मीटर, ऐसा यूनिट। और टाइम की क्या होती है? सेकंड। तो ऊपर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकंड। तो क्या आ जाएगी इसकी? एम की किलोग्राम, और वेलोसिटी क्या होगी? मीटर पर सेकंड। तो ये तो हमने मोमेंटम के बारे में पढ़ लिया। तो अब जानते हैं कि ये फोर्स है, कोई भी फोर्स मैं अप्लाइड फोर्स लगाती हूँ तो वो मोमेंटम के ऊपर कैसे डिपेंड करती है, कैसे कनेक्ट है? मोमेंटम से कैसे कनेक्ट है आपकी फोर्स, ठीक है? मोमेंटम यानी कि मास और वेलोसिटी। इस पेन के मास और इसकी अगर ये मोशन में होगा तो इसकी वेलोसिटी, ठीक है?
उस पर आपकी फोर्स कैसे डिपेंड करती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या है आपका, जितनी बॉडी क्या होगी हैवी होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी फोर्स लगेगी। यानी कि जितना मास ज़्यादा होगा, है ना, जितनी मैं बड़ी चीज़ ले लूँ, मैं पेन ले लूँ तो पेन को हिलाना मेरे को आसान होगा। यानी कि अगर मैं इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स लगा रही हूँ, ये मेरी उंगली है और ये उंगली पेन के ऊपर अप्लाइड फोर्स लगा रही है, यानी कि फोर्स लगा रही है, ठीक है, तो मैं इसको हिला ले रही हूँ उंगली से, तो मतलब फोर्स क्या है, कम है, क्योंकि इसका मास क्या है, कम। तो अगर बॉडी क्या होगी छोटी होगी तो उसको फोर्स क्या लगेगी, कम लगेगी। अगर बॉडी क्या होगी हैवी, अगर यहीं पे मैं इतना बड़ा पत्थर रख दूँ तो मैं उसको उंगली से हिला नहीं पाऊंगी, ठीक। तो यहाँ से हम समझ गए कि जो फोर्स होती है ना वो हैवी बॉडी पे ज़्यादा लगेगी और जो छोटी बॉडी होगी, ठीक है, जिसका मास कम होगा उसके ऊपर फोर्स क्या लगेगी, कम। जैसे ये छोटी बॉडी है, इसका मास कम है m1, ठीक है, और इसके ऊपर मैं फोर्स कितनी लगा रही हूँ f1। और वैसे ही मैंने थोड़ी बड़ी बॉडी ली और इसका मास ज़्यादा है, m2 क्या है, m1 से ज़्यादा है, ठीक है, तो फोर्स क्या लग जाएगी, ज़्यादा लगेगी ना, इसको हिलाने के लिए ज़्यादा फोर्स लगेगी और इसको कम लगेगी। ये हम समझ गए पहला पॉइंट कि आपकी फोर्स मास के ऊपर कैसे डिपेंड कर रही है। अब देखते हैं सेकंड, ये जो फोर्स है ये वेलोसिटी के ऊपर कैसे डिपेंड करती है। तो वेलोसिटी के ऊपर कैसे डिपेंड करती है, एग्जांपल ले लो, आप जा रहे हो कार पे, ठीक है, कार पे जा रहे हो आप, तो ये है आपकी कार, यहाँ पे आप 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हो, मतलब बहुत धीरे धीरे चल रहे हो, और यहाँ आप जा रहे हो 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। तो अगर इसको रोकना हो, ठीक है, तो ब्रेक लगाओगे आप ना, तो ब्रेक भी क्या हुई आपकी अप्लाइड फोर्स हुई, वो इसके अपोजिट लगेगी, इस मोशन के अपोजिट लगेगी। तो यहाँ पे जो ब्रेक पे जो फोर्स लगेगी वो क्या लगेगी, कम, क्योंकि स्पीड क्या है, कम है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये दूसरा केस है, दूसरे केस में वेलोसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है, बहुत फास्ट जा रही गाड़ी, ठीक है, तो उसको रोकना क्या होगा, उसको रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स लगेगी ना। यानी कि जब कोई बॉडी अगर मोशन में है और मोशन में है तो उसकी वेलोसिटी होगी कुछ, अगर वेलोसिटी कम है तो फोर्स कम लगेगी, अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी उसको रोकने के लिए। समझ आया। तो फिर हम यहाँ से क्या समझे कि जैसे जैसे अगर आप मास और वेलोसिटी को चेंज करते हो तो फोर्स भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। और मास और वेलोसिटी क्या था आपका, मोमेंटम था, इन दोनों को इकट्ठा क्या बोलते हैं हम, मोमेंटम। तो यानी कि जब आप टाइम के साथ मोमेंटम को चेंज कर रहे हो या मास और वेलोसिटी को चेंज कर रहे हो टाइम के साथ, तो आपकी फोर्स में भी चेंज आएगा। तो यही आपका क्या है, न्यूटन का सेकंड लॉ है। फॉर्मूला निकला यहाँ से पूरे से, ठीक है। तो समझते हैं ये आपका न्यूटन का सेकंड लॉ। जो फोर्स है ये है फोर्स आपकी F। फोर्स किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ये है P क्या है, मोमेंटम, और dy/dt क्या हो गया, चेंज इन टाइम, ठीक है। जब आपका मोमेंटम टाइम के साथ चेंज हो रहा है उसी को क्या बोल रहे हैं हम, फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोर्स। और यहाँ पे ये P मैं अगर इसकी वैल्यू भर दूँ mv तो क्या आएगा, मैंने यहाँ पे भर दिया, P की जगह क्या लिख दिया, mv, ठीक है। m तो आपका क्या है, स्केलर है, ये तो बाहर आ गया, तो क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका dv/dt। जब इसको सॉल्व करोगे ये m बाहर चला जाएगा और अंदर क्या रहेगा, dv/dt। अब आपने पढ़ा होगा चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन, ठीक है। जब आप वेलोसिटी को कम ज़्यादा करते हो टाइम के साथ उसी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। जैसे आप देते हो ना गाड़ी में एक्सेलरेशन, आप कुछ चला रहे हो, स्कूटी चला रहे हो, बाइक चलाते हो, तो आप क्या करते हो, वो कम ज़्यादा एक्सेलेटर होता है ना आपका, कभी वो ज़्यादा करोगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, कम करोगे तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी में टाइम के साथ चेंज किया तो उसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी भर दी मैंने, a, ठीक है। तो ये आ गया आपका फॉर्मूला, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यही आपका क्या है, न्यूटन का सेकंड लॉ। आया आपको समझ। हमने फोर्स का फॉर्मूला पता लग गया हमें कि फोर्स क्या होती है आपकी, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होती है, ठीक है। जितना बॉडी का मास होगा और जितना वो एक्सेलरेट कर रही होगी उतनी क्या होगी आपकी फोर्स लगेगी, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं यूनिट ऑफ फोर्स। यूनिट क्या होता है कि हम पहचानेंगे कैसे कि फोर्स की बात की जा रही है। जैसे मैं बोल दूँ 10 क्या,
ठीक है, 10 kg बोल दूँ तो वो तो वेट हो गया आपका, ठीक है। तो 10 हम क्या लगाते हैं इसके आगे, एन। एन क्या होता है, न्यूटन। तो जब एन लगा होगा तो हमें पता चल जाएगा कि फोर्स की बात हो रही है। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, और इसकी सीजीएस यूनिट, सीजीएस होता है छोटी यूनिट, जैसे किलोग्राम ग्राम होती है ना, वैसे छोटी यूनिट क्या है इसकी, डाइन है। तो कई बार पेपर में ऐसा जाता है कि आपका 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, जैसे आपका 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, 1000 मीटर के बराबर होता है, वैसे ही आपका 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है। तो 1 न्यूटन हुआ आपका 5 जीरो लगेगी, यहाँ पे 3 लगी ना, तो यहाँ पे 5 लगेगी, 1 2 3 4 5, ठीक है, और डाइन। तो अगर इसको आप इतना बड़ा नहीं लिखना है तो आप क्या करते हो, ऊपर 5 लिख दोगे, ठीक है, जितनी जीरो उतना 1 2 3 4 5 उतने ऊपर क्या लगा दोगे, इस तरह से पावर लगा दोगे। सो ये तो होगी आपकी एसआई यूनिट और ये होगी आपकी सीजीएस यूनिट। तो अब पढ़ते हैं इसकी दूसरी यूनिट। दूसरी यूनिट जो इस फॉर्मूले से निकलेगी, क्या निकलेगी, मास की क्या होगी, किलोग्राम, ठीक है। और एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, क्या था एक्सेलरेशन आपका, dv/dt। तो v की क्या होती है आपकी, क्या निकाली थी हमने यहाँ पे, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड होगी आपकी किसकी, वेलोसिटी की, और नीचे टाइम एक और है तो क्या हो गई, सेकंड। तो जब इसको आप ऐसे ले जाओगे ना मास, तो यहाँ पे इसकी एस की 1 पावर है, जब आप यहाँ पे -1 है ऊपर लेके जाओगे तो बनेगी -1, और वो दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितनी पावर हो जाएगी, -2, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या हो गया आपका, मास की आगे किलोग्राम और ए की आगे एक्सेलरेशन की, ये समझ आया आपको, तो ये लिख दिया मैंने मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो अभी आगे पढ़ लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है न्यूटन सेकंड लॉ के। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि आपका जो ये सेकंड लॉ है ये पहले लॉ के साथ भी जुड़ा है। जो न्यूटन का पहला लॉ था, ठीक है, उसमें क्या थी आपकी, फोर्स 0 थी, तो उसके साथ भी जुड़ा है ये। मान लो जैसे ये है आपका सेकंड लॉ ना, ये लिया मैंने सेकंड लॉ, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब आपका पहला लॉ क्या बोलता था, फोर्स कितनी है, 0, तो मैंने यहाँ पे 0 भर दिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मास एक्सेलरेशन किसके बराबर आ गया, 0, ठीक है, एम ए किसके बराबर आ गया, 0। अब हमें पता कि किसी बॉडी का मास तो 0 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब क्या आ गया आपका, एक्सेलरेशन क्या आ गया, 0। और मैंने यही आपको पहला लॉ समझाया था कि अगर फोर्स 0 हो गई तो आपकी बॉडी क्या करेगी, उसकी एक्सेलरेशन भी क्या होगी, 0। इसका मतलब या तो वो रेस्ट में होगी, ठीक है, अगर फोर्स नहीं लगी है या तो वो रेस्ट पे होगी या तो वो मोशन में होगी। कैसे मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में, यानी कि सेम मोशन में, कोई इसको हिलाने वाला नहीं है, मतलब वो जैसे चली है 10 की स्पीड से चली है तो 10 की स्पीड से ही चलेगी, ज़्यादा कम करने वाला कोई फोर्स नहीं है वहाँ पे, समझ आया। तो ये था आपका पहला लॉ, तो मतलब आपका सेकंड लॉ पहले लॉ से भी जुड़ा हुआ है। सेकंड चीज़ आपका कि जो आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ना, ये एक वेक्टर लॉ से, वेक्टर क्या होते हैं, जो इस तरह से डायरेक्शन होती है उनकी, एक्स एक्सिस पे, वाई जेड, मतलब उनकी अलग अलग वैल्यू होती है। तो जो आपकी फोर्स होती है उसको हम खोल के ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, F(x(i), ये x डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स क्या हुई, Fx, ठीक है, और ये यूनिट वेक्टर क्या आया, i कैप। वैसे ही Fj आपका y डायरेक्शन की तरफ आ गया और Fz z डायरेक्शन की तरफ आ गया। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं फोर्स को। और थर्ड क्या बोल रहे हैं कि जो आपका सेकंड लॉ न्यूटन ने दिया था ना, वो दिया था पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, पॉइंट मतलब छोटे छोटे, जो पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है, छोटा सा ऑब्जेक्ट होता है, उसके लिए दिया था। तो अब क्या बात करें हम, जो अगर मेरे पास लार्जर बॉडी आ गई, कोई बड़ी बॉडी आई, तो उसके ऊपर क्या ये फोर्स, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, तो उसके ऊपर भी होगा। कैसे होगा, हम क्या मान लेंगे, जैसे कोई बॉडी है, इतनी बड़ी बॉडी है, हम मानेंगे उसका जो पूरा मास है ना वो सेंटर में है, ठीक है, हम यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। जैसे मेरे पास कोई बड़ी सी बॉडी है पर हम मानेंगे कि वो पॉइंट ही है, मतलब उसका पूरा मास एक सेंटर में है, तो तब ये वाला फॉर्मूला वहाँ पे लग जाएगा। तो फिर आज हम इतना ही पढ़ेंगे और इसको अच्छे से कर लेना। और ये ना मेरे पास एक मैगज़ीन थी, तो आप भी ट्राई करना, अगर आपको इस तरह की कोई मैगज़ीन मिल जाती है बुक स्टोर से, ये आप बुक स्टोर में जाके बोलना कि हमें जनरल साइंस की मैगज़ीन चाहिए। तो कोई भी प्रतियोगिता दर्पण की होती है, कई टाइप की होती है, तो ये थी प्रतियोगिता दर्पण की, ठीक है। तो इसमें क्या किया होता है, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री दी हुई है इसमें,
तो ये तो मेरी फट गई है, तो इसका हालत पे ध्यान मत दो आप। तो इसमें देखो ये आपका फिजिक्स है। फिजिक्स का जैसे जो भी आपका चैप्टर है ना, इसमें सारे दिए हैं, बस इसमें मेन पॉइंट्स दिए हैं, तो आपका रिवीजन करने के लिए अच्छा है ये। और साथ में कई बार इससे मतलब जैसे 40 क्वेश्चन आते हैं ना पेपर में, तो कई बार डायरेक्ट यहाँ से 15 क्वेश्चन आ ही जाते हैं इस बुक से। जैसे फिजिक्स के 15 क्वेश्चन आ जाएंगे अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं। तो देखो इसमें चैप्टर वाइज दिए हैं, जैसे पहला चैप्टर था ये, ठीक है, ये सारे वर्क एनर्जी, ठीक है। ये फिर आपने पूरे चैप्टर इसमें जो दिया होगा डिटेल वो पढ़ ली। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या है, इसमें बहुत छोटा छोटा करके आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो दी हैं, तो यहाँ से सीधे क्वेश्चन पढ़ जाते हैं, ठीक है। जैसे आज तक कि साउंड की यूनिट क्या है, तो सीधे ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो आप देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन हैं। तो 1 लाइनर क्वेश्चन है, यहाँ पे 1 लाइनर में दिया है सब कुछ। तो आप अगर इसको अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो काफ़ी क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे। रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छी बुक है। तो देखो इसमें केमिस्ट्री भी दी है। पहले जो होंगे चैप्टर दिए हैं कुछ केमिस्ट्री के, फिर उसके बाद मेन पॉइंट दिए हैं। तो देखो इस तरह से आ जाते हैं। जैसे ऐसा क्वेश्चन भी आता है एक्वारीजिया, उसमें कितना मिक्सचर होता है नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं पेपर में। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, उसका फॉर्मूला, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इस बुक को आप ख़रीद लेना। तो ये बुक नहीं है, मैगज़ीन है, तो इसको ख़रीद लेना आप, काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके। तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जो आज पढ़ाया उसके नोट्स मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूँगी। फिर अपने नोट्स साथ साथ में बनाइए, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, बाय।